नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में पूर्व के वीडियो की तरह जैसा मैंने आपसे बताया था, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया के विषय में बात करूंगा और क्या है उसकी पूरी स्थितियां, उसके विषय में आपको बताऊंगा। खासकर जो भी ऐसे विद्यार्थी या ऐसे व्यक्ति जो अप्लाई करना चाहते हैं शोध के क्षेत्र में, खासकर पीएचडी के लिए, उसके लिए क्या विशेष प्रावधान है इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उसकी बात करेंगे। और यदि आप किसी जॉब में हैं, आप कोई सरकारी काम करते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, या जिस विश्वविद्यालय का ये फॉर्म निकला है उस विश्वविद्यालय में, तब क्या आप किसी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उसके क्या विशेष नियम हैं, और एक साथ एक विद्यार्थी कितने पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकता है, उसके क्या नए नियम हैं, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे फ़ीस की, हम बात करेंगे सीट्स की, और हम बात करेंगे प्रवेश प्रक्रिया के परीक्षा पैटर्न की, हम बात करेंगे साक्षात्कार की, और हम बात करेंगे इंटरव्यू के मोड की और प्रवेश परीक्षाओं के मोड की, कि इंटरव्यू और प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। यह सभी ज़रूरी बातें, और विशेष रूप से यह विश्वविद्यालय किस प्रकार अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है या किस प्रकार से अलग है, उसकी भी बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि इस विषय पर आपको फेसबुक पर और बहुत से यूट्यूबर ने आपको जानकारियां दी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना मेरा उद्देश्य होता है। वीडियो के अंदर प्रोस्पेक्टर और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं दी हैं, उन्हीं के माध्यम से अपनी तरफ से कोई सूचना आपको बताना या ना बताना मुझे उचित नहीं लगता है। जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं विश्वविद्यालय के माध्यम से, उसी की जानकारी मैं शेयर करता हूं आपसे, सरल भाषा में, सरल शब्दों में, क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय की जो भाषा होती है वह एकेडमिक स्तर की होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस होती हैं, और आम व्यक्ति उसको समझे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और 100% समझे ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सरल भाषा में विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के विषय में मैं आपसे बात करूंगा, और मूल रूप से पूर्व की ही तरह मैं रिसर्च की बात करूंगा। लेकिन फिर से बता दूं कि इस विश्वविद्यालय में बीए के, एमए के और पीएचडी के, बीएड के, एमएड के और एमबीए के या कॉमर्स के, इन सभी विषयों में फॉर्म निकले हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त को निकला है फॉर्म, उसकी हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण तारीख की चर्चा करेंगे, और प्रवेश प्रक्रिया की फ़ीस की बात करेंगे। इस 3 मिनट के बाद अब शुरू करते हैं मुख्य वीडियो और मुख्य बातें। सबसे पहले कुछ नियम जो जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली बात, ऑनलाइन मोड पर फॉर्म को अप्लाई करना है आपको। इस बार ऑफलाइन मोड पर फॉर्म की व्यवस्था नहीं की गई है कोविड की वजह से। इस बात का आप ध्यान रखिए। जो भी इस विश्वविद्यालय में संपर्क रखते हैं, रहते हैं इसके आसपास, उन सभी को ऑनलाइन माध्यम पर ही फॉर्म को अप्लाई करना होगा। एक बात जो शायद छूट गई, विश्वविद्यालय का नाम। हम बात कर रहे हैं आपसे वीडियो में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, MGHAV की, जहाँ निकली है यूजी, पीजी, पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, सभी विषयों की प्रवेश के लिए सूचना, उसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पीएचडी के उस नियम की जो 35 वर्ष की आयु वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है, क्या लिंक है, क्या प्रॉस्पेक्टर, वह सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से दे दी गई है। लेकिन मैं भी ये भी जानता हूँ कि अधिकांश लोग सूचनाओं को पढ़ते नहीं हैं। फॉर्म भरने के बाद उनको पता लगता है कि उन्होंने फॉर्म भरने के दौरान कौन सी गलतियाँ की हैं, और फॉर्म भरते वक्त क्या वे योग्य थे या योग्य नहीं थे। वह सभी सूचनाएं क्रॉस चेक वह फॉर्म भरने के बाद करते हैं। लेकिन यदि आप एक जागरूक शिक्षार्थी हैं, जागरूक विद्यार्थी हैं और जागरूक शोधार्थी हैं, उससे पहले एक जागरूक व्यूअर हैं, तो सबसे पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को ज़रूर देखिए, और सभी से जब संतुष्ट हो जाएं आप, सभी सवालों के जवाब मिल जाएं, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जिनकी भी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है, याद रखिएगा, जिनकी भी आयु
35 वर्ष या उनसे अधिक है। यदि विश्वविद्यालय में आप पीएचडी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति अर्थात फेलोशिप नहीं प्रदान की जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अध्ययन कर सकते हैं, बाकी सभी सुविधाएं मिलेंगी आपको, लेकिन आप छात्रवृत्ति फेलोशिप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जिनकी भी आयु 35 वर्ष से अधिक है, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, थर्ड जेंडर का जिक्र नहीं है, इसीलिए उसकी बात मैं भी नहीं करूँगा आपसे। अगला नियम ये कहता है कि आप एक साथ एक डिग्री और एक डिप्लोमा कर सकते हैं, या आप एक डिग्री एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यह विशेष कड़ा नियम है। कहीं आप ऐसा ना करें कि एक दो डिप्लोमा एक डिग्री कर लें या एक डिग्री दो डिप्लोमा कर लें। इस अवस्था में आपका एडमिशन सभी विषयों से रद्द कर दिया जाएगा, चाहे आपके एडमिशन का एक दिन हुआ हो, चाहे एडमिशन का एक महीना हुआ हो, चाहे आपने एडमिशन लेने के बाद एक छमाही की परीक्षाएं भी दे दी गई हों। यदि छानबीन हुई, इंक्वायरी हुई, तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक डिग्री एक डिप्लोमा एक डिग्री एक सर्टिफिकेट में ही अप्लाई कीजिएगा और कोर्स को कीजिएगा। अगला नियम है, आप एक ही विभाग से, यदि आपने किसी विभाग से एमए किया है और आप उस विभाग से पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप उसी विभाग के किसी अन्य कोर्स में एमए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसी विभाग के किसी अन्य कोर्स के बीए में अप्लाई कर नहीं, यानी कि आप निम्न डिग्री में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये नियम उन ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमने मास्टर्स कर लिया है हिंदी में और अब हम अप्लाई करेंगे पीएचडी के लिए, लेकिन हमारा बाय चांस पीएचडी में नहीं हो पाता है, लेकिन हम कुछ समय के लिए या कुछ महीनों तक विश्वविद्यालय में रहकर अपने पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं या विश्वविद्यालय में रहना चाहते हैं और अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एमए हिंदी एमए हिस्ट्री किया है, वह उसी विभाग में बीए में एडमिशन ले लेते हैं, एक वर्ष के लिए लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, या एमए में ही दोबारा एडमिशन ले लेते हैं। इस नियम को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि आप उसी विभाग में निम्न स्तर की डिग्री में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आवेदन करते हैं तो पर आवेदन पत्र आपका रद्द कर दिया जाएगा, और यदि रद्द नहीं होता है तो कुछ महीनों के बाद आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पीएचडी के एंट्रेंस के विषय में आपको बता दूं कि एमसीक्यू मोड पर सारे क्वेश्चन होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन मोड ही पर ही पेपर होगा, ऑफलाइन ना ही पेपर होगा, ऑफलाइन ना ही फॉर्म भरे जाएंगे। इस बात को मैं बहुत कड़िता से कह रहा हूँ, बल देकर कह रहा हूँ कि ऑफलाइन मोड पर ना ही एंट्रेंस होगा, ना ही फॉर्म भरे जाएंगे, ना ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। कई बार ये होता था पिछले सालों से कि एडमिट कार्ड भी ऑफलाइन मिलता था, प्रोस्पेक्टर भी ऑफलाइन मिलता था और प्रवेश प्रक्रियाएं भी ऑफलाइन होती थी, लेकिन कोविड और पेंडेमिक के दौरान सभी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं। फॉर्म हो, एडमिट कार्ड हो और यहाँ तक कि साक्षात्कार भी जो आपका होगा जिन जिन कोर्सेज़ में, वह भी ऑनलाइन मोड पर ही होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष बता रहा हूँ। प्रवेश प्रक्रिया में 80% आपकी लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके अंक मिलेंगे और 20% का आपका साक्षात्कार होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। 80% की लिखित परीक्षा और 20% का साक्षात्कार, जिन विषयों में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों है। बीएड के विषय में मैं बताऊं, क्योंकि बीएड का भी फॉर्म निकला है। बीएड और एमएड विषय में आपकी लिखित परीक्षा भी होगी और साक्षात्कार भी होगा, लेकिन बीए और एमए के अन्य विषयों में आपका एडमिशन मेरिट बेस पर होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिन विषयों में खासकर एमबीए जैसे कोर्सेज में आपका एंट्रेंस इंटरव्यू दोनों होंगे, लेकिन अधिकांश यूजी और पीजी के कोर्सेज में आपका एडमिशन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में इस बार मेरिट के बेस पर लिया जाएगा। लेकिन कुछ विषयों में यदि प्रवेश परीक्षा ली जाती है तो प्रवेश परीक्षा ही होगी, साक्षात्कार नहीं होगा। क्वेश्चंस के विषय में मैं बता दूं आपको, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे उनका जो समय होगा पूरे पेपर का,
वह 2 घंटे निर्धारित किया गया है और उस 2 घंटे के दौरान जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 50% क्वेश्चन आपके शोध विधि के होंगे। विधि कह लीजिए, प्रविधि कह लीजिए, रिसर्च मेथोलॉजी कह लीजिए, रिसर्च क्वेश्चन कह लीजिए, इसको लेकर 50% क्वेश्चन होंगे और 50% क्वेश्चन आपके विषय को लेकर होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ पीएचडी की प्रवेश प्रक्रियाओं के विषय में। लेकिन यदि आप यूजी पीजी में किसी विषय में आवेदन कर रहे हैं और उसमें होता है एंट्रेंस, तो 100% क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित होंगे, शोध के क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ कि प्रवेश लेने के बाद आपको अपने महत्वपूर्ण और ज़रूरी दस्तावेज, खासकर मार्कशीट हुआ, माइग्रेशन हुआ, डिग्री हुआ या आइडेंटिटी कार्ड्स के लेकर प्रूफ हुए, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जो भी आपसे मांगे जाते हैं उनको जमा करना अनिवार्य है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपके कोई कागज़ अपूर्ण हैं या जमा नहीं हुए हैं, उसके लिए आपको अतिरिक्त समय ज़रूर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वह अतिरिक्त समय होगा जब आपकी प्रथम छमाही की प्रवेश प्रक्रिया होंगी, उससे पूर्व आपको जमा करना होगा, इस 1 महीना पूर्व। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपकी प्रथम छमाही की परीक्षाएं दिसंबर में होती हैं तो नवंबर तक आपको जमा करना होगा। लेकिन जितने भी पीएचडी विद्यार्थी हैं उनको 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसका मतलब है कि दिसंबर में आपकी परीक्षाएं होती हैं तो जनवरी के लास्ट तक आपको अपने ज़रूरी दस्तावेजों को जमा करना होगा, जो एडमिशन लेते वक्त आप जमा नहीं करवा पाए थे या जो छूट गए थे, जो आए नहीं थे। कई बार कई विषयों का रिजल्ट डिले हो जाता है, लेट से आता है, उस कंडीशन में आपको ये समय दिया जा रहा है। अगला नियम, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, यदि कोई विद्यार्थी किसी शोध के कोर्स में पहले से एनरोल है और वह आवेदन करता है पुनः किसी अन्य विभाग के अन्य कोर्स में शोध के लिए और उनका हो जाता है एडमिशन, जैसे कि आप पीएचडी इन हिंदी में आवेदन कर चुके हैं, आप एमफिल कर रहे हैं और आपका एडमिशन हो जाता है पीएचडी इन अनुवाद में या पीएचडी इन हिंदी में, तो आपको अपनी उस एमफिल को पूरा करना होगा जल्द से जल्द, नहीं तो आपका ये एडमिशन रद्द हो जाएगा, पहली चीज़। और अन्यथा यदि आप एमफिल छोड़कर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो एमफिल के दौरान आपने जितनी भी छात्रवृत्ति ली थी वह सभी आपको विश्वविद्यालय को जमा करनी होगी। उसके उपरांत ही आपका एडमिशन पक्का माना जाएगा और आपकी पीएचडी की छात्रवृत्ति प्रारंभ होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गैप पीरियड, ये विशेष नियम है, इसी बार यानी कि फर्स्ट टाइम इस विश्वविद्यालय में लागू किया गया है। ये विशेष नियम है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और यदि समझ में ना आए तो सवाल करके मुझसे पूछ लीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी ऐसे विद्यार्थी जिनका 12वीं के बाद बीए में यानी कि स्नातक में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 2016 में करी है बीए और ये चल रहा है 20, आप हो गए हैं 3 वर्ष से ज़्यादा, इस कंडीशन में आपको एफिडेविट कोर्ट का देना होगा एडमिशन के दौरान लेते वक्त। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपका 3 साल से अधिक का गैप है किसी विषय में, इस बात का ध्यान रखिएगा बीए के कोर्सेज़ के लिए। और यदि आप बीए के कोर्सेज़ के लिए 2 वर्ष का गैप है, क्षमा कीजिएगा, बीए के कोर्सेज़ के लिए 2 वर्ष का गैप स्वीकार किया गया है। यदि आप मास्टर्स में अप्लाई करते हैं, पीजी में अप्लाई करते हैं, तो आपका जो गैप होना चाहिए वह लगभग 3 वर्ष का होना चाहिए। बीए में 2 वर्ष का और एमए में 3 वर्ष से अधिक का गैप आपका नहीं होना चाहिए 2 डिग्रियों के बीच में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, पीएचडी को छोड़कर बीए में, एमए में, डिप्लोमा में, एडवांस डिप्लोमा में यदि किसी भी कोर्स में इस सत्र में किसी विभाग में किसी विषय में 5 से कम विद्यार्थी होते हैं या 5 होते हैं, मान लीजिए बीए इन हिंदी में 5 विद्यार्थी हैं और बीए इंग्लिश में 6 विद्यार्थी हैं, तो बीए इन हिंदी के 5 विद्यार्थियों का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार नियम बनाया गया है, पिछली बार भी ये नियम था कि जिस विभाग के जिस कोर्स में 5 से कम बच्चे होंगे उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, वह पाठ्यक्रम चालू नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये खास नियम थे एडमिशन को लेकर, प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर, 35 वर्ष से अधिक जिनकी आयु है उनको लेकर,
एक साथ 2 डिग्री के संदर्भ में और एक नियम और कर्मचारियों के विषय में। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इसी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, किसी पोस्ट पर सेवा कार्य कर रहे हैं या किसी अन्य विश्वविद्यालय में आप कोई काम कर रहे हैं, टाइपिंग का, एडिटिंग का, क्लर्क का, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। अपने विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों से अनुमति पत्र लेना होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और वह अनुमति पत्र लेने के उपरांत ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं और अंत में जाते जाते फ़ीस के विषय में आपको सभी जानकारियां प्रोस्पेक्ट में मिल जाएंगी। फिर भी 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है ओबीसी कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। और जितने भी एससी हैं, एसटी हैं या दिव्यांग हैं उनके लिए 300 रुपये की फ़ीस रखी गई है। पीएचडी कोर्सेज़ के लिए, एमएड कोर्सेज़ के लिए और एमबीए और बीएड कोर्सेज़ के लिए। लेकिन यदि आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट में या एमए के अदर कोर्सेज में अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस 300 और 200 रुपये है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तारीख के विषय में आपको बता दूं, 7 अगस्त को निकला है फॉर्म, 5 सितंबर है अंतिम तिथि। 5 सितंबर अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने की ऑनलाइन मोड पर। और जो भी इसकी छानबीन होगी फॉर्म की, आपके फॉर्म में कुछ कमियां हैं या कुछ गलत है तो उसकी पूरी लिस्ट आएगी वेबसाइट पर 8 से 10 सितंबर के बीच में। 5 सितंबर अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने के ऑनलाइन मोड पर और 8 से लेकर 10 सितंबर के मध्य में लिस्ट आएगी, सूचना आएगी किसका फॉर्म स्वीकार किया गया है, किनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। और उसके बाद जो भी प्रवेश प्रक्रिया होगी ऑनलाइन मोड पर उसकी तिथि संभावित दी गई है 19 और 20 सितंबर 2020। समय नहीं दिया गया है, तारीख दी गई है 19 और 20 सितंबर के बीच में आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, ऑनलाइन मोड पर होगी। मैं बता दूं, और 24 से लेकर 25 सितंबर यानी कि लगभग 4 से 5 दिनों में आपकी प्रवेश प्रक्रियाओं का रिजल्ट आ जाएगा और साक्षात्कार होगा आपका 5 से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य में। 5, 6, 7 इन 3 दिनों में होगा आपका साक्षात्कार। इसका रखिएगा विशेष ध्यान। ये थी सभी सूचनाएं, तिथियां, सीट्स, फीस और साथ ही साथ विशेष नियम पीएचडी को लेकर, 35 वर्ष की आयु के बच्चों को लेकर, डिग्रियों को लेकर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप सभी करें आवेदन। और यदि कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो मुझे याद दिलाएं। और ज़रूरी महत्वपूर्ण लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट, प्रोस्पेक्टर, एडमिशन का लिंक और ख़ासकर पीएचडी के लिए 134 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि 134 सीटों पर 19 से 20 विभाग में निकली हैं सीट, इस बात का रखिएगा ध्यान। सूचनाएं और वीडियो आया हो पसंद तो दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हों, चाहे मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हों, इसको शेयर करें। कोई सवाल है, कोई द्वंद्व है, कोई क्वेरीज़ हैं, ज़रूर से ज़रूर करें। तो सभी प्रकार के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हैं। जैसे ही करेंगे क्लिक टाइटल पर आपको सभी सूचनाएँ मिल जाएंगी। ये लाइट है मेरे हाथ में, मैं इसके माध्यम से शूट कर रहा हूँ। बहुत तकनीक का अभाव है और समय का अभाव है और स्थान का भी अभाव है मेरे पास, इसीलिए वीडियो की संख्या कम ज़रूर है। लेकिन जो भी वीडियो देता हूँ आपको, हो सकता है मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब हो लेकिन मेरा ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी कोई कमी आती हो ज़रूर से ज़रूर बताएं और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और किसी विषय में चाहते हैं सूचनाएं मुझे ज़रूर बताएं। और पूर्व के एडमिशन को लेकर 2-3 वीडियो मैंने डाली हैं, उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको ज़रूर देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म निकला है और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार का भी फॉर्म निकला है पीएचडी, एमए, एमफिल के लिए। उन वीडियोज़ को भी देखिए और उसके विषय में भी कोई सवाल जवाब हो ज़रूर से ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को आपने देखा इस 15 से 20 मिनट के वीडियो के लिए, उसके लिए आपका सलाम। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन चुका है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय। इस बात का रखें विशेष ध्यान। उसके कुछ नियमों को इस विश्वविद्यालय में इस सत्र में लागू कर दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि पहला विश्वविद्यालय देश का बना जहां नई शिक्षा नीति 2020 को कुछ नियमों के साथ लागू कर दिया गया है। कोई सुझाव, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर से ज़रूर करें। मेरी सूचनाओं को लेकर जो भी प्रतिक्रिया है ज़रूर दें। रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, पसंद किया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सलाम, नमस्कार।